मेरे सहयोगी साथी दादी सर और मेरे जीवन साथी शेफाली मैम और सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स और मेरे जो अभी वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और नमन। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सिलेक्शन होता है, जब अपन प्रयास करते हैं तो क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ तो कई बार मन अपने यहाँ कहता है कि इस काम को कंटिन्यू करें या ना करें, ऐसा कई बार मन कहता है। लेकिन जब अपन लगातार प्रयास करते जाएं, उन चीज को बनाते जाएं और उसमें अगर सुधार करते जाएं, जो जो कमियां हैं उनको निकालते जाएं और कोई ऐसा एक्सपर्ट अपन को साथ में जीवन में मिलता है जो अपन को उसमें चीज में अपन को क्या करता जाए, सहयोग करता जाए। मैं जब एमए करने के बाद मेरा अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज से मेरा जब पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ तो मेरे को भी नहीं पता था आपकी तरह कि नेट जेआरएफ होता है, ये नहीं पता था। जनरली जहाँ से आसपास का बैकग्राउंड होता है कि बीएड करना है, टीचर बनना है, लेकिन जब वहाँ बीच बीच में जब एमबीएस यूनिवर्सिटी में जब नेट और जेआरएफ का जब उनको मिला एग्जाम सेंटर्स, तब कई लोगों को वहाँ को पता चला कि यहाँ से नेट जेआरएफ करने के बाद अपन स्कॉलरशिप और रिसर्च में जा सकते हैं, आगे स्कूल लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे कई साथियों ने एक झुंड बनाया, 40 कैंडिडेट में से 20 कैंडिडेट ऐसे थे जो बोला हम नेट की तैयारी करेंगे। किताबें हमने देखी, अलग अलग जगह से नोट्स लिया और हमें 6 महीने का टारगेट लेके, मेरे एक साथी थे वो एग्जाम की तैयारी करने आते थे, 1 महीने अंडरग्राउंड होकर तैयारी करते थे। तो हमने उनसे ये सीखा कि आपको जब तैयारी करना है तो सब चीजें भूल जाओ और 2 महीने 3 महीने इस तरह से आपको काम करना है कि उस एग्जाम के पैटर्न को, पुराने पेपरों को ले लो, सबको तैयार करके इस तरह से। और फिर मेरा जेआरएफ हुआ एमडीएस यूनिवर्सिटी में, मेरा पहला जेआरएफ था ज्योग्राफी से। डिपार्टमेंट में सब लोगों ने मुझे सम्मानित किया और ज्यादातर वहाँ के जो स्टाफ थे वो सर के स्टूडेंट रहे हैं यहाँ से डिपार्टमेंट से। तो उन्होंने सजेशन किया कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ से आप पीएचडी कीजिए। तो मैं जब यहाँ आया मैं नहीं जानता था कि कैसे करना है, किन से मिलना है। तो वहाँ पर उस समय सर प्रीति माथुर मैडम एचओडी थे, तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया। फिर सर से मैंने बात की, सर ने मुझे घर आने का समय दिया कि आप घर पे मिले। तो मैं, क्योंकि उस समय व्हीकल नहीं था, तो मैं पैदल सर के घर पे पसीने और हो गया था कि सर ने मुझे बुलाया, पहले पानी वानी पिलाया, डिस्कशन किया और फिर सर का जो सहयोग रहा उस दौरान वो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। कि हर जगह हर तरह से मुझे एज ए सहयोग के तौर पर दिया। कई बार तो जैसे कई बार सर के फंक्शंस होते थे, सर मुझे बुलाते थे तो एज ए सब लोग सोचते थे कि सर की बेटी कंफ्यूज हो जाते थे कई बार कि अच्छा ये है। फिर मैं उनको बताता था कि मैं स्टूडेंट हूँ, उनका स्कॉलर। लेकिन सर मुझे परिवार की तरह ही हर जगह मुझे डील करते थे। कभी भी कोई समस्या आती है तो मैं रिसर्च में, टॉपिक में सर से डिस्कशन करता हूँ, मिलता हूँ। तो हमेशा सहयोगी भूमिका आपकी रही है सर, और हमेशा मैं रेस्पेक्ट उस तौर पे रहूँगा। और मैं मेरी लाइफ में जितने भी टीचर आए हैं एमए के दौरान, रिसर्च के दौरान, उन सब के नेचर से मैंने कुछ न कुछ सीखा और मैं हमेशा इन्फ्लुएंस रहा हूँ। और जब पढ़ाता हूँ तो मेरा ध्यान हमेशा उसी पे रहता है कि नए जमाने के हिसाब से स्टूडेंट आप सब चीज़ें नई नई सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन फिर भी मेरा क्लास में हार्डनेस ही रहता है। मेरा कोशिश रहता है कि आप ऐसे ही थोड़ा सा लाइफ को थोड़ा सा सर्वाइव करो, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। हालांकि नए जमाने के हिसाब से चीज़ें बदलती है, लेकिन मेरा ये रहता है। जैसे सर मिले तो इनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसे सपोर्टिव मिलती थी। इनकी बात करने का तरीका, अंदाज में कई बार सब बोलता हूँ आप तो रेडियो पे बोलो, कहानी सुनाओ, क्या आपकी लैंग्वेज अलग टाइप की है। तो जब साक्षात्कार की जब बात आई तो बहुत सारी चीज़ें होती है, स्टूडेंट देखता है तो कई सारे कंफ्यूजन हमारे बीच में डिस्कशन हुए, कई सारे हमने वो चीज़ें बनाई, फिर किस तरह से हम लेवल लेंगे। फिर अंततः जब स्टूडेंटों का ये आ गया कि अब तो इंटरव्यू चालू ही होंगे जब अलग अलग पैनल से, तो फिर मैंने सर से डिस्कशन किया। तो सर से हमने शुरुआत किया। फिर हमने डिसाइड किया कि कैसे भी हो, चाहे मैं अकेला रहूं, क्योंकि कई बार हर संडे
मतलब जैसे हमने भी मान लो कि 2 महीने के संडे, एक तो वर्किंग डे होता है और फिर एक संडे अपन को रेस्ट होता है, लेकिन उस संडे भी हम कहाँ जाते थे, तो 2 महीने हमारा पूरा घर का शेड्यूल ही क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वो संडे भी अपन को यही प्रोवाइड कराना होता था। और सर से जो मैंने बात की तो इनकी तबीयत भी उस दौरान ऐसी थी, तो मैं जब इनको लेने गया तो भी सुबह सुबह तो मैं हॉस्पिटल से आया ही सर उसी समय, लेकिन फिर भी सर बोले मैं चलूंगा साथ में, डिस्कशन करूंगा, स्टूडेंट से बैठूंगा। और कई बार वो एक्सपीरियंस में अकेले भी जैसे कई स्टूडेंटों का इंटरव्यू लिया तो वो मैंने बताया कि ये चीजें आप ध्यान रख सकते हो, जितना सहयोग होता है उस तरह से हमारा कोशिश रहता है कि उसको हम फोकस करें, देखें। बाकी क्लास का शेड्यूल अलग, जैसे कई बार जैसे एक्स्ट्रा भी है, मैपिंग बनाना, किसी का क्या वीक है, किसी का क्या वीक है। प्रेजेंट टाइम में थोड़ा ये है कि स्टूडेंट जैसे किस लेवल पे तैयार होके आए, तो मैं जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सबको तो धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे ये बताऊँ कि आप मैपिंग पे ज़्यादा काम करें। जो भी स्टूडेंट है वो आपकी बात नहीं सुनेंगे पहले राउंड में, कोई भी आप इनोवेशन करोगे तो आपकी ईएम रोजर का एक मॉडल है, पढ़ते हो आप सोशल ज्योग्राफी में, ईएम रोजर का मॉडल, वो कहता है कि जब भी आप नई चीज अपने कॉलेज में लागू करोगे आप कहोगे सब एटलस लेके आओ, कोई नहीं लाएगा, वो कहेंगे यहाँ मिलती नहीं है, ऐसे बहुत सारी बातें बता देंगे आपको, और वो 2.5% व्यक्ति आपकी बात को सुनेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होगी आपकी 2.5 से, फिर धीरे धीरे और जुड़ेंगे, फिर और स्वीकृत में आएंगे, 35% और आएंगे, 35% और 16% तो लटके हुए ही रहेंगे, वो लेगर्ड होते हैं और वो आपके सारे क्लास के विद्यार्थियों को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। आप इनोवेशन करके देखो कि आप एटलस, सब कल एटलस लेके आना है, आप इनोवेशन करके देखो कि सप्ताह में एक दिन में वर्ल्ड पढ़ाऊंगा या मैपिंग पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिलेबस में नहीं होता है लेकिन होता ज्योग्राफी है, तो आप मैपिंग में क्या चीज कैसे देखना है, ये सारी चीजें हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट था, उसने मेरे को बताया, वो मेरा ही पढ़ा हुआ है, स्कूल लेक्चरर है, तो उसने ये प्रयोग, मेरी बात सुनी होगी, उसको लगा होगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि सप्ताह में मैं सारे 6ठी 7वीं 8वीं सबको लेकर 11वीं में कोई भी बैठ सकता है उसमें, तो मैं मैपिंग कराता हूँ, तो ऐसा नहीं किया। अच्छा, उसने क्या किया, फिर किसी पब्लिशर से एटलस ले जाके अपनी जेब से उन्होंने 40 स्टूडेंट को एटलस बांट दी, मतलब अपनी जेब से शुरुआत की उसने, लेकिन उसका ये रहा कि उसके सारे स्टूडेंटों ने उसी तरह के एटलस खरीदी और वो स्टूडेंट 3 साल में रिजल्ट दे पाए कि जो जितने भी छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उन सब में उनके रिजल्ट अच्छे आए, क्योंकि ज्योग्राफी की नॉलेज, देशों की राजधानी, कैपिटल्स, ये बहुत सारी चीजें उनको याद हुई, तो इनोवेशन का इम्पैक्ट तो होता ही है। दूसरा, जैसे आप सब सेलेक्ट हो गए, अब आगे जैसे कई सारी जो आपकी नई पीढ़ी आएगी वो आपसे सजेशन मांगेंगे और पूछेंगे कि भाई कैसे करना तैयारी, तो मेरा ये कहना है कि आप उनको ये कहो कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का टारगेट बना रहे हो, एक स्टूडेंट जैसे मान लो 12वीं से ही बना लेता है, कई बार इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई आपके परिवार में कोई है, साथी है, तो उसका 12वीं के बाद ही उसको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, वो टारगेट उसका वहीं से शुरू हो जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो उसको पास कोर्स ऑनर्स होता है ज्योग्राफी में, ऑनर्स ले लेगा, एमए करने के बाद वो निश्चित तौर पर अगर लगा रहेगा ना तो एमए करते ही वो उस लेवल पे जा सकता है। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि आप तैयारी करने में बहुत ज्यादा संघर्ष इसमें होता है, प्लान्ड तरीके से अगर चले, क्योंकि आप तो अपन उन चीजों को जान गए हैं। दूसरा, मान लो कि ऐसा नहीं पता चला ग्रेजुएशन के बाद वो कह रहा है, उसको कभी भी सलाह मत दो कि 1 वीक से पढ़ के आपको एमए करना है, आप उसको बुक्स राइट बताओ, एनसीईआरटी उसकी पढ़ी भी होनी चाहिए, जब भी वो पढ़ाई करे आईएएस आरएएस या असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल लेक्चर, तो ग्रेजुएशन तक उसका एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए, विद अंडरलाइन होना चाहिए, उसको नोट्स बनाना आना चाहिए कि इसमें से नोट्स बनता कैसे है, यही नहीं आता है कि अपन नोट्स कैसे बनाए, अंडरलाइन कैसे करें, स्टार जैसे अंडरलाइन करने के बाद स्टार लगाते हैं। तो जब आप पीजी करने के बाद आओ तो 40-30% ज्योग्राफी विद लोकेशन मैपिंग ये सब आनी चाहिए। अब एमए करने के बाद अपन सोचे कि बेसिक ही नहीं आ रहा है, तो फिर जैसे कोई आपको अगर गाइड भी करेगा तो बड़ा छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपको टाइम ड्यूरेशन क्या देना पड़ेगा ज़्यादा, आप टाइम ड्यूरेशन को भी कम रखते हैं। तो उन स्टूडेंट को ग्रेजुएट, जैसे आप ग्रेजुएशन को पढ़ाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन को पढ़ाओगे और आपसे वो इन्फ्लुएंस भी होंगे, तो ये बात उनको कह सकते हैं कि आप अभी से मैपिंग, एनसीईआरटी, ये चीज़ें, ऑथेंटिक जो बुक्स होती है, अच्छे राइटर्स की जो बुक्स होती है, वो उनको सजेशन कर सकते हैं। तो निश्चित है एमए के दौरान बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा उनको, सब्जेक्ट का नॉलेज भी क्या आएगा, बहुत अच्छा आएगा। और मैं सभी आप लोग आए
और मैंने याद किया तो सारे पुराने स्टूडेंट भी आप आए, और गुप्ता सर आपका तो मैं हमेशा बनी रहूँगा, और दादी सर आपका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहता है, और भगवत जो मैम है पहले सहयोग की भूमिका में थी, अब तो घर में भी सहयोग की भूमिका भी है, और जो मेरे जो परिवार के सदस्य हैं विकास, राजमल और सार्थक, इनका कंट्रीब्यूशन भी मेरा साथ साथ रहता है। तो आप सभी जो विद्यार्थी है, जैसे आगे रिसर्च भी करेंगे, किसी भी तरह का आपको कोई इंक्वायरी करनी हो, पूछताछ करनी हो, कई बार पढ़ाते समय स्कूल स्टूडेंट्स का जैसे आता है कि सर मुझे स्केल कैसे लेना है, ये आप सीट्स बनाते हो तो उसमें दिक्कत होती है, तो कई बार वो फील्ड में बैठा हुआ भी फोन कर देता है कि मेरे को स्केल कैसे लेना है, कल पढ़ाना है। तो कभी भी आप कॉल कर सकते हो। भाई मैं जो क्लास ले रहा हूँ उस समय नहीं उठा पाया तो क्लास से फ्री होने के बाद भी मैं कॉल कर लूँगा आपको, तो उसमें आप बेझिझक कोई गाइडेंस लेना हो, मिलने आना हो, आप आ सकते हो। जो भी सहयोग मेरी तरफ से रहेगा, तो आप सबका धन्यवाद, आप आए, और उसके बाद जो भी अपन इसके बाद भी अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।